Hello students, good morning to all of you. Welcome to 24th lecture of concrete technology. पिछले लेक्चर में हमने एडमिक्सचर के बारे में पढ़ा था। हाँ, हालांकि 2 लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ कि अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, पर 20 मिनट के ऊपर लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैं नया यूनिट स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आज ऑलमोस्ट हमारा प्लास्टिसाइज़र के ऊपर हम बात करेंगे, तो हो सकता है कि आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली मैं टॉपिक वाइज पढ़ा था, तो ये यूनिट 2 ही है। इसके बाद जो यूनिट चालू करूँगा वो यूनिट 3 आएगा, पर मैंने गलती से यूनिट 1 नाम डाल के वो डाल दिया था, लेक्चर्स डाल दिए थे, इसकी वजह से मैं उसको फिर चेंज नहीं किया। और कोई बात नहीं, टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? तो प्लास्टिसाइज़र एक तरीके का एडमिक्सचर ही होता है जो कि ऐड करते हैं हम वेट कंक्रीट के अंदर, है ना। और उसकी वर्केबिलिटी, एडिक्वेट वर्केबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तो वो जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसाइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिसाइज़र इज़ वन टाइप ऑफ defined as admixture added to the wet concrete mixed to impart adequate workability properties। तो adequate workability पाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर मिक्स करते हैं। और प्लास्टिसाइजर कैन बी फॉलो एज 3 टाइप्स, 3 टाइप के प्लास्टिसाइजर होते हैं। फाइनली डिवाइडेड मिनरल्स, ठीक है, फाइनली जो डिवाइडेड मिनरल्स होते हैं वो। फिर एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स और सिंथेटिक डेरिवेशन, ठीक है। वर्केबिलिटी 8 के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं। एक तो डिवाइडेड मिनरल्स, तो फाइनली डिवाइडेड मिनरल्स, फिर एयर एंट्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है, फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। दिस प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब एज द फॉलोइंग सेक्शन। तो फाइनली डिवाइडेड मिनरल्स क्या करता है? तो आइदर सीमेंटियस एंड और पोजुलोनिक, मतलब ये जो फाइनली डिवाइड जो मिनरल्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर डिवाइड करता है। या तो सीमेंटियस मटेरियल के अंदर डिवाइड करता है, या तो पोजुलोनिक मटेरियल के अंदर डिवाइड करता है। एयर एंटरिंग एजेंट क्या करते हैं? प्रोड्यूस डिसकंटिन्यूस एयर, ठीक है। डिसकंटिन्यूस जो एयर है, एयर वॉइड्स हैं, उसमें डिसकंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से जो एयर वॉइड्स है वो चले जाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट प्रोड्यूस सोपी एक्शंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कि हमको वर्केबिलिटी, जो फैलाव है कंक्रीट का, अच्छा मिले। तो ये 3 एजेंट है, वर्केबिलिटी एड्स है, जिसके लिए हम प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं। फाइनली डिवाइडेड मिनरल्स, दे आर आइदर सीमेंटियस एंड पोजोलॉनिक, या तो पोजोलॉनिक होते हैं या तो सीमेंटियस होते हैं। नेचुरल सीमेंट, हाइड्रोलिक लाइम्स, स्लैग सीमेंट बिलोंग्स टू द फॉर्मर कैटेगरीज, whereas fly ash and heat treated clay belongs to the later, ठीक है। they are used as a workability aid, they help in reduce bleeding by way of adding finer particles to the mix। अब होता क्या है ब्लीडिंग का? मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट है, एग्रीगेट है, सैंड है, वाटर है, ठीक है। अब उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब ब्लीडिंग क्या होता है? तो ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि ये जो मैंने 4 मटेरियल आपको बताए, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, तो ये जो वाटर है, एक्सेसिव वाटर कंक्रीट के अंदर, और वाटर जो है वो कंक्रीट के ऊपर फ्लो करने लगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा कंक्रीट है उसकी सरफेस के ऊपर हम क्या डालते हैं? फ्लाई ऐश डालते हैं, फिर हीट ट्रीटेड क्ले डालते हैं, जिससे क्या होगा? जो पानी है वो सूख जाएगा और वो कंक्रीट के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके का ब्लीडिंग इफेक्ट है, उसको हम कम करते हैं फाइन डिवाइडेड मिनरल से, ठीक है। एयर एंट्रेटिंग एजेंट क्या होता है? दिस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग कंक्रीट सब्जेक्ट टू रिपीट द फ्रीज एंड थो साइकिल। अब फ्रीज एंड थोइंग क्या होता है? तो भाई वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सीमेंट के जो पार्टिकल्स के अंदर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से एक हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है, जो कि क्या करता है? वो जो सीमेंट का वॉल्यूम है वो बढ़ा देता है, ठीक है। अब जैसे सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या आएगा? क्रैक्स ऑकर्स होंगे। तो वो जो प्रोसेस है उसको बचाता है एंट्रेटिंग एयर्स एजेंट्स है, उसको बचाता है फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल से,
हमारे कंक्रीट को, ठीक है। कंक्रीट विल एंटरटेन एयर एज हाईली वर्केबिलिटी एंड कोहेसिवनेस, ठीक है। जो हमारी कंक्रीट है वो एयर को हाईली वर्केबिलिटी और कोहेसिवनेस को एंटरटेन करती है, ठीक है। उसको तजव्वुद देती है, एंटरटेन यानी समझो आप ये वाला। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द एयर एंटरटेनिंग एजेंट। दिस एजेंट्स आर जनरली यूज टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल है जो है वो आपको वेदर कंडीशन के हिसाब से भी देखने के लिए मिलती है। अगर ज़्यादा ठंडी का वेदर है तो मॉलिक्यूल्स पानी बहुत जल्दी सूखेंगे नहीं, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। या ज़्यादा गर्मी है तो क्या हो सकता है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो सेग्रीगेशन हो सकता है। तो इस तरीके से जो चीज़ है इन सबको मेंटेन रखने के लिए ये प्लास्टिसाइजर्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट पॉइंट में बोला है कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। अब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में क्या फ़र्क है? जैसे ब्लीडिंग का मतलब बताया आपको कि वाटर जो होता है वो एक्सेसिव हो जाता है, तब आपको ब्लीडिंग कॉज होता है। पर सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे हमारे एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, फिर सैंड हो गया, वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है, ठीक है। कंक्रीट के एकदम नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा और सीमेंट का लेयर रह जाएगा, तो दिस कॉज सेग्रीगेशन, उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो किससे बनता है, तो विनसॉल रिजिन, जो वुड्स होता है उनको टर्माइट से बचाने के लिए रिजिन आता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट और फैट्स, उसके ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उनकी चर्बी और उनके जो उनसे उत्पादन जो ऑयल निकलता है वो यूज़ कर सकते हैं हम। एनिमल एंड वेजिटेबल फैटी एसिड, फिर वाटर सॉल्यूबल सोप ऑफ रिजिन एसिड, ये यूज़ कर सकते हैं हम। फिर वेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं एज अ एल्कलाइन सॉइल सॉल्ट्स, फिर सल्फोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर एग्जांपल उसका है डेरेक्स, फिर एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर एंड हाइड्रोजन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे कंपाउंड थे एज अ एयर एंटरटेनिंग एजेंट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस एजेंट क्रिएट मिलियन ऑफ टाइनी एयर बबल्स विच relieve the expansion pressure. They result in 9% increasing in the volume of water. The osmotic pressure develops as water diffuses from gel pours into the फिगर, जैसे कि फिगर के अंदर बताया गया है कि ये एयर बबल्स हैं, ठीक है। ये वाटर इन कैपिलरी पोर्स कैन एक्सपांड इनटू द वॉइड, ठीक है, और ये कैपिलरी पोर्स है, ठीक है। तो एयर बबल क्या कर रहा है, कैपिलरी पोर्स को क्रिएट कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप एज वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द जेल पोर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कब डेवलप होगा, जब वो जो वाटर है वो क्या करेगा, जेल पोर से बाहर निकलेगा, तब वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप क्या दिख रहा है कि एग्रीगेट है, फिर एयर है, सीमेंट है और एयर है। तो एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में एयर घुस गई है, समझ में आया। इसको अपन को निकालनी है, तो वो किससे निकलेगी, एयर एंटरटेनिंग एजेंट से निकलेगी, ठीक है। एयर एंटरटेनिंग एजेंट क्रिएट मिलियन ऑफ एयर बबल्स विच रिलीव द एक्सपांशन ऑफ प्रेशर। अब ये क्या है, जो एयर बबल्स हैं उसको क्या करता है, ये एयर एजेंट बहुत सारे एयर बबल्स क्रिएट कर देता है, जिससे कैपिलरी जो होल है वो पोर है वो एक्सपांड, उसके जो कैपिलरीज है उसमें जो एयर बबल, ठीक है। और जैसे ही वो रुकावट बनेगा तो क्या होगा कि जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाहर निकल के फट के बाहर नहीं आ पाएगा, क्रैक्स वॉइड हो जाएंगे। इस तरीके से ये काम करता है। इन शॉर्ट एयर जो ये एजेंट है वो क्या करता है, टाइनी टाइनी बबल्स बना देता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रिलीव करता है एक्सपांशन प्रेशर को, ठीक है। अब वो क्या रिजल्ट करके तो 9% इंक्रीज़ कर देता है वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने वाला था एज वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द जेल, वो कैपिलरी में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर बताया, जो कि जो वाटर क्या हो जाएगा, कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिससे जो ये कैपिलरीज है वो भर जाएंगी और कैपिलरीज भर गई तो क्या होगा, वो जो वाटर है
उसको उसका ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस स्टेबिलिटी ऑफ एयर वॉइड्स बिटवीन द सीमेंट जेल एंड एग्रीगेट इज शोन इन द फिगर। वो पीछे मैंने फिगर दिखाया उसके अंदर सब दिया हुआ है। सम एयर एंटरनिंग एजेंट्स रिएक्ट एंड प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट व्हेन यूज्ड along with the accelerating and सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर। एडवर्स इफेक्ट भी देता है, उल्टा इफेक्ट भी वो देता है जब उसको एक्सेलरेटिंग और सेट रिटार्डिंग एक्समिक्सचर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत संभल के यूज़ करना है अपन को। फिर सम एयर एंटरनिंग एजेंट रिएक्ट एंड प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, दो तरीके के मास ऑफ कंक्रीट के अंदर क्लासिफाइड करा जाता है एयर वर्ड्स को। एक तो होता है एनट्रैप्ड एयर और एक होता है एनट्रेन्ड एयर। अब एनट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का ट्रैप्ड हो जाना। ठीक है, अब मैं कंक्रीट बना रहा हूँ और पहले मैं एग्रीगेट डाल दिए। अब उसका कॉम्पैक्शन मैंने अच्छी तरीके से या कंक्रीट का कॉम्पैक्शन मैंने अच्छी तरीके से नहीं किया और फिर उसके ऊपर एयर आ गई, तो होगा क्या? जो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं किया तो वहाँ पे मेरा एक एयर ट्रैप्ड हो गया। ठीक है, वहाँ पे जैसे मेरा एयर ट्रैप्ड हो गया, जैसे कि चलो मैं आपको हो सकते है तो इसमें बताता हूँ टूल से। ये जैसे मेरा कंक्रीट है, मैंने यहाँ पे कंक्रीट डाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर रह जाएगी। तो मैं वापस इसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर डालूंगा तो क्या हो गया? ये तो एयर तो वहीं पे है, मैंने कॉम्पैक्शन नहीं किया तो एयर तो वहीं पे है, तो होगा क्या? ये एनट्रैप्ड हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी जो वर्किबिलिटी होगी कंक्रीट की वो घट जाएगी। ठीक है, इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन की वजह से जो होता है वो एनट्रैप्ड एयर आता है। अब एनट्रेन्ड एयर क्या होता है? तो एनट्रेन्ड एयर होता है कि इस पर जो मेरी कंक्रीट है इसके अंदर ही बबल्स का क्रिएट हो जाना इंटरनली। ठीक है, धीरे धीरे बबल्स का क्रिएट हो जाना, दैट इज एनट्रेन्ड एयर। ठीक है, एनट्रैप्ड यानी एयर का ट्रैप्ड हो जाना और एनट्रेन्ड यानी बबल्स का क्रिएट होना कंक्रीट के अंदर, दैट इज एनट्रेन्ड एयर एंड एनट्रैप्ड एयर का डिफरेंस। क्लियर? अब ये जो यहाँ पे तुम देखोगे जो इसकी साइज होती है एनट्रैप्ड एयर की वो 10 to 1000 माइक्रोन से ज़्यादा होती है। अब वहीं पे आप साइज रेंज देखोगे बबल्स की एनट्रेन्ड एयर की तो 5 to 80 माइक्रोन्स जितनी होती है। ठीक है, अब जो वाइड हो जाए एनट्रैप्ड एयर के अंदर जो वाइड होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। ठीक है, जैसे कि कहीं यहाँ पे एयर रह गया तो यहाँ पे एनट्रैप्ड एयर आ जाएगी। यहाँ पे अगर वाइड रह गया तो यहाँ पे आ जाएगी कॉम्पैक्शन की लेस कॉम्पैक्शन की वजह से। ठीक है, पर जो एनट्रेन्ड एयर है हमारी, एनट्रेन्ड एयर की जो एयर बबल्स रहते हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना है, यूनिफॉर्मली आपको मिलेंगे ड्यू टू सम लैक ऑफ वाटर या सॉरी एक्सेसिव ऑफ एडमिक्सचर्स। ये चीज़ हमारे कंक्रीट के अंदर हमको मिलती है। तो ये दो एयर का और एनट्रेन्ड एयर का तो आपको याद रखना है, ये आपको कभी भी पूछ भी सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम साइड में लेते हैं। अब इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट। ठीक है, अब क्या इफेक्ट आता है कि एयर एंट्रेनमेंट का इफेक्ट क्या आता है आपको इस एजेंट का? तो एयर एंट्रेनमेंट विल इफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। क्या करेगा? सबसे पहले आपकी वर्केबिलिटी सुधार देगा। ठीक है, अच्छी वर्केबिलिटी कर देगा। फिर क्या कर देगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। ठीक है, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग को सेंड करने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक पावर आ जाएगी, रेजिस्टेंस पावर। रिडक्शन ऑफ इन स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ का रिडक्शन आपको इसके अंदर मिल सकता है। फिर रिडक्शन इन टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, इसके चांसेस कम हो जाएंगे भाई, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के। फिर रिडक्शन ऑफ परमिबिलिटी, मतलब वाटर को अंदर जाने से परमिएट नहीं करेगा वो। ठीक है, उसके भी चांसेस घट जाएंगे। ठीक है, कोई भी अदर पार्टिकल्स को भी एंटर होने से रोक देगा। फिर रिडक्शन इन सीमेंट कंटेंट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो देखो दो पॉइंट आप इसके रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी रिडक्शन हो रही है। तो ये पॉइंट कैसे मिलता है? जब अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन कोई भी सीमेंट के अंदर कम होता है तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो उससे क्या इफेक्ट आता है? तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है सीमेंट की। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो ईजी हो जाएगा अगर आप ऐसे लिख रहे हो, अगर देयर इज अ रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिएजेंट, देन यू कैन आल्सो राइट दैट
it will reduce the strength of concrete or it will reduce the strength of cement. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे अगर एक भी पॉइंट इसमें से याद आया तो। मेरा ये बताने का मकसद ये था। अरे फिर रिडक्शन इन सीमेंट कंटेन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये तो मैंने बता दिया। रिडक्शन इन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट घट जाता है, ये तो अच्छी बात है। फिर रिडक्शन ऑफ एल्काइन एग्रीगेट रिएक्शन, जो एल्कलाइन इफेक्ट होता है एग्रीगेट का जो हमने आगे पढ़ा है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, केमिकल अटैक इसका भी फायदा होता है, केमिकल अटैक से अपन बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो सिंथेटिक डेरिवेशन आ रहा है, डेरिवेटिव्स आते हैं। और सिंथेटिक डेरिवेटिव क्या होता है तो आप बताता हूँ मैं। अब सिंथेटिक डेरिवेटिव क्या करता है, तो सिंथेटिक डेरिवेटिव एक सोपी एजेंट इंट्रोड्यूस करता है किसके अंदर, मिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो एजेंट है वो क्या करता है, वो वर्किबिलिटी ऑफ वर्किबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक एजेंट का वो है डेरिवेटिव का, वो बेंजीन सल्फोनेट, ये एग्जांपल है इसका। ठीक है, अब ये क्या करता है, केमिकली दे कंप्राइज द सेम केमिकल एज फाउंड इन रिटार्डर्स। जो रिटार्डर्स के अंदर हम केमिकल पाए जाते हैं वो सेम केमिकल इसके अंदर भी हमको मिलते हैं। इसका यही वजह है कि ये जो एजेंट है वो क्या करता है, रिटार्डेड द टाइम, सेटरिंग टाइम को रिटार्ड कर देता है। ठीक है, अब द इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट ऑन द मिक्स इज शोन इन द फिगर। जो फिगर में आपको आके दिखाने वाला हूँ वो फिगर के अंदर आपको क्या दिखेगा कि जो फ्लॉक है, व्हाट इज फ्लॉक, फ्लॉक इज सम माइक्रो ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं बैक्टीरियल एक्शन होता है जो कि क्या करता है, वाटर को एंट्रेप करके रख देता है। वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है फ्लॉक कि वो क्या कर देगा, वाटर को एंट्रेप करके रख लेगा। और वाटर एंट्रेप करके रख लेगा तो क्या होगा, जो जहाँ पे हमको वाटर की ज़रूरत है वहाँ पे अच्छी तरीके से वाटर को कंक्रीट को वाटर मिलेगा नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा कि वर्किबिलिटी वो जो होती है कंक्रीट की वो ख़राब हो जाएगी। अब वर्किबिलिटी इज इम्प्रूव एंड एंट्रेप्ड, फिर इससे क्या होगा, वो जो एंट्रेप्ड एयर होगा, वाटर रहेगा, उसको हम निकाल लेंगे और एयर को रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा जो है सिंथेटिक डेरिवेटिव करता है। ठीक है, दिस डेरिवेटिव में भी रिएक्ट डिफरेंटली विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, अलग अलग सीमेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। केयरफुली स्टडी ऑफ द टाइप ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर चूजिंग द पार्टिकल। और सीमेंट के बारे में हमको जानना ज़रूरी है जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ये वाला डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव हम यूज़ कर रहे हैं। देखो 3 इमेज दिखाई गई है, एक तो ये वाटर एंट्रेप्ड है किसके अंदर, ये देखो ये जो वाटर है वो यहाँ पे एंट्रेप्ड है किसके अंदर, फ्लॉक के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी इमेज में जो एंट्रेप्ड एयर है वो रिलीज़ हो रही है किसकी वजह से, यहाँ पे जैसे जो एंट्रेप्ड वायर करके वाटर करके रखा है, ये जो एग्रीगेट के बीच में गैप आके रखा है, तो होगा क्या, एग्रीगेट के बीच में गैप आएगा तो एयर को चांस मिलेगा। पर यहाँ पे क्या कर दिया सिंथेटिक डेरिवेटिव ने कि वाटर को एयर की जगह डाल दिया है, तो इससे होगा क्या, जो एयर है वो निकल जाएगी, देखो यहाँ से निकल जाएगी और हमको अच्छी वर्केबिलिटी मिलेगी। ये सीमेंट पार्टिकल है फ्लॉक ने, सीमेंट पार्टिकल्स को जोड़ के रखा है फ्लॉक ने। अब सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर क्या होता है, तो जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द सुपर प्लास्टिसाइजर 1960 में, सब्सिक्वेंटली जर्मनी में 1970 में। ठीक है, 1960 में जापान ने पहले सुपर प्लास्टिसाइजर निकाला, फिर 1970 में जर्मनी वालों ने उनको देखा देखी में निकाल दिया। द यूज ऑफ to reduction of water extent of 30% without reducing the workability of mix। मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है, 30% वाटर की जो का रिक्वायरमेंट है वो घटा देता है पर उसकी वर्केबिलिटी सेम रखता है। ये बहुत ही बड़ा खोज था। क्यों ये बहुत ही बड़ा खोज था, क्योंकि 30% वाटर का अगर घटा देता है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप सोचिए कितने परसेंट ऑफ वाटर बच जाएगा।
ठीक है। इसलिए ये जो खोज है वो हम बड़ी गिनते हैं, पर उसके अंदर होता है कि जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इसकी वजह से बढ़ जाता है, तो हमको क्या होता है तकलीफ पड़ती है। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ये चीज़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, इसको हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्लास्टिसाइजर, केमिकली बहुत डिफरेंट है नॉर्मल प्लास्टिसाइजर के मुकाबले, और दे आर मोर पावरफुल फॉर डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए बहुत पावरफुल हैं ये प्लास्टिसाइजर। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, क्या क्या एडवांटेज है सुपर प्लास्टिसाइजर के, तो हाई वर्किबिलिटी मिलेगी अपन को। ठीक है, फिर सेल्फ लेवल एंड सेल्फ कॉम्पैक्शन मिलेगा, और फ्लोइंग ऑफ कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस। ये सेल्फ कॉम्पैक्शन यानी सेल्फ आपको उसके अंदर कोई कॉम्पैक्टर डाल के कॉम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सेल्फ लेवलिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई लेवलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिकली जो मोल्ड है उसके हिसाब से लेवलिंग हो जाएगी वो हमारा कंक्रीट, वरना अपन को लेवलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर फॉर द सेम वर्किबिलिटी, हाई वर्किबिलिटी के लिए मैंने ये बोला है। ठीक है, अगर प्लास्टिसाइजर डाल रहे हो हाई वर्किबिलिटी के लिए तो सेल्फ लेवलिंग रहेगी और सेल्फ कॉम्पैक्शन अपन को मिलेगा। फिर सेम वर्किबिलिटी के लिए अपन को चाहिए तो क्या होगा, तो मेड पॉसिबल टू यूज़ वाटर सीमेंट रेशियो एज लो एज 0.28 ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ पाने के लिए हमको 0.28% ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो अपन घटा देंगे, तो अभी अपने जो सेम वर्किबिलिटी अपन को मिलेगी सीमेंट की, जो अपन को नॉर्मल सीमेंट की वर्किबिलिटी मिलती है इन एक्सेस ऑफ वाटर के रूप में, मतलब वाटर उतना अपन ज़्यादा अपन क्या वाटर रिडक्शन कर देंगे, उसकी जगह अपन क्या सुपर प्लास्टिसाइजर डाल देंगे, तो अपना 0.28% ऑफ वाटर कम हो जाएगा, पर अपन को वर्किबिलिटी सेम मिलेगी। इसका मतलब ये है विद द लो वाटर सीमेंट रेशियो इट ऑल्सो परमिट अ रिडक्शन ऑफ सीमेंट कंटेंट। ठीक है, और ये भी बताया कि भाई विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इट ऑल्सो परमिट द रिडक्शन ऑफ सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट भी अपन रिडक्ट कर सकते हैं। अब जो पांचवा पॉइंट है इसका है द यूज़ ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर हैज़ मेड इट पॉसिबल टू यूज़ फ्लाई ऐश स्लैग्स एंड सिलिका फ्यूम्स टू मेक हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, जो हम सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ हमारा जो पॉसिबली किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लाई ऐश के लिए, स्लैग के लिए, सिलिका फ्यूम्स के लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस है कंक्रीट के अंदर बढ़ाने के लिए हम वो सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइजर प्रोड्यूस होमोजीनियस कोहेसिव कंक्रीट। ठीक है, होमोजीनियस यानी अच्छा कंक्रीट बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर किसकी टेंडेंसी नहीं रहती, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं रहती है, उस तरीके का वो कंक्रीट उत्पन्न करता है सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर। ठीक है, फिर पॉलीमर यूज्ड एज अ बेस ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, कौन कौन से पॉलीमर यूज होते हैं प्लास्टिसाइजर के, सुपर प्लास्टिसाइजर के बेस के लिए, तो आपको जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनके नाम SMF, सल्फेनेट, मेलमानिन, फॉर्मलाडिहाइड एंड कंडेंसेंट्स, ये वाला यूज़ होता है सल्फोनेटेड, नेप्थोलाइन, फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेंट, फिर मॉडिफाइड लिग्नो सल्फोनेट, फिर एक्रेलिक पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक एक्रेलिक पॉलीमर्स, पॉलीमर कार्बोनाइट एट ये यूज़ होता है एज अ पॉलीमर यूज फॉर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, अब 23 मिनट्स वापस से होगा, यानी एक और लेक्चर हमारा खींचेगा, एक लेक्चर के बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो तीन लेक्चरों से हम वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक और लेक्चर हमारा इसके अंदर जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर फ्रेश कंक्रीट चालू करेंगे। तब तक के लिए आज का लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया, थैंक यू।